हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ेंगे पर्यावरण के मुद्दे। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण के मुद्दे। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है और अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आपके दिमाग में पूरा चैप्टर सेट होने वाला है। पूरी फिल्म चला दूंगा आपके दिमाग में, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ने वाले पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। वन शॉट वीडियो है, छोटा सा लेक्चर है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन कितने आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, मतलब 4 मार्क्स आपके पक्के होने वाले हैं 20 से 25 मिनट के अंदर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्यों 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपका पक्का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ेंगे पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। तो पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा तो आजकल क्या चल रहा है? प्रदूषण का चल रहा है, ठीक है। प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो प्रदूषण होता है क्या, पहले वो देख लो। प्रदूषण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल्यूशन, ठीक है। लड़कियों की भाषा में पोल्यूशन, ठीक है। तो क्या होता है? वायु, भूमि, जल या मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षणों का अवांछनीय परिवर्तन। सीधी सी बात बताऊं तो आपका जो पानी है, ठीक है, जल है, ठीक है, और आपके जो हवा है, ठीक है, एयर है, ठीक है, और जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, उसके अंदर कोई भी फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल चेंज आएगा, उसी को क्या बोलते हैं? पोल्यूशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? प्रदूषण बोलते हैं। सीधी सी बात ये है। अब बात करेंगे पहले अपन वायु प्रदूषण की। किसकी बात करेंगे? वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण आप सब जानते हो, ठीक है। किससे होता है? गाड़ियों से होता है, जो उद्योगों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, उससे होता है। तो ये आप वायु प्रदूषण आप जानते हो। अब इसको रोक कैसे सकते हैं वो देख लेते हैं। तो उसका नियंत्रण क्या है? जो उद्योगों से निकलता है उसका नियंत्रण क्या कर सकते हैं भैया अपन? एक है कणिकीय पदार्थ और एक है गैसीय पदार्थ, ठीक है। जो कणिकीय पदार्थ है उसके लिए क्या कर सकते हैं, और जो गैसीय पदार्थ है उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले बात कर ले कणिकीय पदार्थ को अपन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? मार्जक से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या है मार्जक को इंग्लिश में बोलते हैं? स्क्रबर, ठीक है। स्क्रबर आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है इसका। तो मार्जक जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या कर सकते हैं अपन? कंट्रोल कर सकते हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हैं भैया? कणकीय जो पदार्थ है उनको, ठीक है। फिर है वैद्युत अवक्षेपित्र। क्या है? वैद्युत अवक्षेपित्र, ठीक है। इससे भी अपन क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं जो कणकीय पदार्थ है उनको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब बात करें गैसीय पदार्थ की, तो गैसीय पदार्थ को कैसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं? दहन करके, कंबस्शन से भैया, अवशोषण से, अब्जॉर्प्शन से, ठीक है, और शोषण, एब्जॉर्प्शन से, ठीक है। अब्जॉर्प्शन और आपका दहन, ठीक है, कंबस्शन हो गया। इनसे क्या कर सकते हैं अपन? इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया ये नोट्स है ना आपको क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन वो क्या दे रखा है? टेलीग्राम चैनल का हैंडल दे रखा है, तो वहां पर आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको लेक्चर रिवाइज करने के अंदर, ठीक है। ये जो चैप्टर आप 10 मिनट में रिवाइज कर लोगे। एग्जाम से पहले कर पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको। एक चैप्टर आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, पूरी एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर कन्वर्ट करी है मैंने, ठीक है। तो भाई एक है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है। भारत के अंदर क्या है? एक केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, ठीक है। उसके अनुसार इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। और हिंदी में क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। इसके अनुसार इसने क्या बोला कि भैया जो कणकीय पदार्थ है ना, जो कणकीय पदार्थ है, ठीक है, जो कणकीय पदार्थ है उसके अंदर उसके आकार का जो व्यास है ना, जो कणकीय पदार्थ है उसके आकार का जो व्यास है वो अगर 2.5 माइक्रोमीटर, 2.5 माइक्रोमीटर से अगर वो कम है ना, जो कणकीय पदार्थ है उनका आकार का जो व्यास है वो अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है ना, तो वो बहुत घातक है, वो बहुत हार्मफुल है, वो बहुत घातक होता है हमारे लिए, ठीक है। तो अगर वो 2.5 माइक्रोमीटर से कम है तो सबसे अधिक हानिकारक होता है वो, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे अपन स्वचालित जो वाहन है ना, स्वचालित जो वाहन है मतलब ऑटोमोबाइल, ठीक है। जो गाड़ियां होती है ना इनको ही बोलते हैं ऑटोमोबाइल बोलते हैं, ठीक है। और इनको स्वचालित वाहन बोल दिया, ठीक है। तो ये गाड़ियों की बात हो रही है सीधी सी। तो स्वचालित जो वाहन है वो वायुमंडल प्रदूषण के प्रमुख कारण है। जो वायुमंडल जो प्रदूषण हो रहा है, जो एयर पोल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, उसका सबसे जो प्रमुख कारण है वो क्या है? वो क्या है? गाड़ियां हैं, ठीक है। सीधी सी बात है ये। अब इस प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है? इस प्रदूषण को रोकने का भैया उपाय यह है कि जो सीसा रहित जो पेट्रोल और डीजल है उसका प्रयोग करना चाहिए। सीसा इंग्लिश में बोलते हैं लेड, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेड। तो जिस पेट्रोल के अंदर सीसा और जिस डीजल के अंदर सीसा जो है वो नहीं होता, उस पेट्रोल डीजल को अपन को क्या करना चाहिए? गाड़ी बाइक इनमें यूज करना चाहिए, ठीक है। अब ये एक है उत्प्रेरक परिवर्तक का यूज करना चाहिए। गाड़ियों का जो इंजन है उसके अंदर क्या करना चाहिए? उत्प्रेरक परिवर्तक का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? उत्प्रेरक परिवर्तक का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कैटालाइटिक कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो इंजन के अंदर ये लगाना चाहिए, हर गाड़ियों के अंदर लगाना चाहिए। और इससे क्या होगा भैया? इससे क्या होगा? पहले तो इसके अंदर क्या क्या काम होता है? इसके अंदर कीमती धातु लगते हैं। ये जो
उत्प्रेरक परिवर्तक है, इसके अंदर क्या लगता है, कीमती धातु लगते हैं। कौन कौन से लगते हैं, प्लेटिनम लगता है आपका, पैलेडियम लगता है और क्या लगता है, रेडियम लगता है। प्लेटिनम, पैलेडियम और रेडियम, ये 3 कीमती धातु हैं, ये इसके अंदर लगाए जाते हैं। और ये करता क्या है, जो हानिकारक जो गैस है ना, जो हानिकारक गैस है उनको ये गैर हानिकारक बनाता है। ठीक है, जो हानिकारक गैस है ना, ठीक है, उनको ये क्या करता है, जो गाड़ियों से हानिकारक गैस निकलती थी उन, अगर ये अपन लगा देंगे ना, कैटालाइटिक कन्वर्टर लगा देंगे, उसके अंदर उत्प्रेरक परिवर्तक लगा देंगे, तो उससे क्या होगी, जो हानिकारक गैस है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, गैर हानिकारक में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये अच्छी चीज है, लेकिन इसको सही से काम करता रहे इंजन के अंदर, ये सही से काम करता रहे, इसके लिए क्या जरूरी है कि आप शीशा रहित पेट्रोल डीजल ही आप अपनी गाड़ी के अंदर डालो। अगर आप जिसमें शीशा होगा वो अगर पेट्रोल डीजल डाल दिया तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर है, ये खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, सीएनजी वर्सेस पेट्रोल डीजल। सीएनजी वर्सेस पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं। सीएनजी मतलब अच्छा है या फिर पेट्रोल डीजल अच्छा है, तो सीएनजी ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है भैया, अच्छा क्यों है, ठीक है, आजकल गाड़ियां भी सीएनजी की आ रही हैं। ठीक है, तो अच्छा क्यों है, सबसे पहली बात तो ये सबसे सस्ता है। ठीक है, सीएनजी जो है सबसे सस्ती होती है। ठीक है, पेट्रोल डीजल के मुकाबले में सीएनजी जो है वो आपकी सस्ती है। ठीक है, और अच्छी तरह जलती है। ये जो सीएनजी है ना वो अच्छी तरह जलती है, तो अच्छी तरह जलती है तो वो क्या करेगी, वो प्रदूषण कम करेगी। ठीक है, सीएनजी एक तो क्या है, सस्ती है, सबसे बड़ी बात तो सस्ती है, और दूसरी बात क्या है, पेट्रोल डीजल के मुकाबले में अच्छी तरह जलती है। ये अच्छी तरह जलेगी तो क्या करेगी, प्रदूषण कम करेगी। ठीक है जी, चोर चोरी नहीं कर सकता इसकी। ठीक है, जो इसकी जो है चोरी नहीं कर सकता, किसकी, सीएनजी की चोरी नहीं कर सकता। अब क्या है भैया, पेट्रोल डीजल को क्या किया, गाड़ी से निकाल लिया चोर ने। ठीक है, सीधी सी बात है, पेट्रोल डीजल को अगर पेट्रोल पंप से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन सीएनजी को कैसे निकाल लेगा भैया, सीएनजी को निकालना आसान है क्या, ठीक है, सिलेंडर को भरना आसान है क्या इतना, तो चोरी नहीं कर सकते। बाकी चोरी तो आपको पता है ना, चोर तो निकाल लेते तरीके, तो मतलब नहीं कर सकते चोरी, है ना, इनके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बाकी करते होंगे। ठीक है, अब इतनी मैंने इसकी अच्छाई बता दी। सीएनजी जो है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो तो मैंने आपको बताया नहीं, क्या बोलते हैं हिंदी में, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कमी क्या है इसकी, अच्छाई में बता दें कि सस्ती है भैया, अच्छी तरह जलती है और इसको चोरी नहीं कर सकते, लेकिन कमी क्या है इसकी, कमी ये है भैया कि पाइपलाइन जो है ना इसकी, ठीक है, पाइपलाइन बिछाने में कठिनाई है इसकी। ठीक है, पेट्रोल की जो पाइपलाइन है, तो पेट्रोल है उसको तो टैंकरों में भर के ले आते हैं, लेकिन इस सीएनजी की जो पाइपलाइन है ना, इसी के जो पंप है वहां तक ले जाने के लिए पाइपलाइन पूरे देश के अंदर बिछाना कठिनाई का काम है, इसलिए सीएनजी की ये सबसे बड़ी कमी है। और जो सीएनजी वाली गाड़ी है ना उसके अंदर ताकत थोड़ी कम आती है। ठीक है, भारत में उत्सर्जन मानक की बात करते हैं फिर। ठीक है, भारत में उत्सर्जन जो मानक है, उनकी जो मानक बनाए हैं भारत में वो उनकी बात कर लेते हैं। ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं किसके लिए, कंपनियों के लिए होते हैं, जो गाड़ी जो बनाती हैं उन कंपनियों के लिए ये मानक दिए जाते हैं उनको कि भैया आपका जो इंजन है ना इन मानकों पर होना चाहिए। ठीक है, अगर इन मानकों पर आपका इंजन नहीं होगा तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी और आपकी जो गाड़ी है वो बाहर नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये कंपनियों के लिए होता है। ये क्या है, ये भैया है 4 पहिया के लिए क्या है, भारत स्टेज 4। ठीक है, भारत स्टेज 4 मतलब BS4, इसका शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BS4। तो ये पूरे देश के अंदर लागू हो चुका है कब, अप्रैल 2017 से पूरे देश के अंदर भारत स्टेज 4 लागू हो चुकी है। अभी भारत स्टेज क्या है, भारत स्टेज भैया इसके अंदर अलग अलग मानक बनते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि जो वो इसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि भैया इससे प्रदूषण कम हो, तो आपका जो इंजन है वो इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल वाला इंजन इस प्रकार का होना चाहिए, डीजल वाला इंजन इस प्रकार का होना चाहिए। तो कंपनियों को क्या दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोला गया है, भारत स्टेज बोला गया है। और ये भारत स्टेज जो है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, ठीक है, 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6, ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो ये 2017 के अप्रैल 2017 से पूरे देश के अंदर कौन सी स्टेज लग गई, लागू कर दी, भारत स्टेज 4, BS4 लागू हो चुका है। गाड़ियां जो आपकी 4 व्हीलर है, जो 4 पहियों वाली हैं, 2 पहियों वाली हैं, 3 पहियों वाली हैं, सबके अंदर कौन सा इंजन है, BS4। ठीक है, भारत स्टेज 4 इंजन है सबके अंदर। ठीक है, पूरे देश के अंदर जितनी गाड़ी चल रही हैं। और जो अभी तो BS6 भी चल रहा है ना गाड़ियों के अंदर, जो मेट्रो सिटीज है ना उनके अंदर BS6 अलाउ कर दिया है। ठीक है, भारत स्टेज 6। ठीक है, तो ये इंजन के अलग अलग मानक है। ठीक है, वो उन पर गाड़ियां आती हैं, तो उससे क्या होता है कि जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। चलो आगे चलते हैं फिर बात करें जल प्रदूषण की। किसकी बात करेंगे, जल प्रदूषण की। जल प्रदूषण के अंदर क्या है, वाहित मल,
किसकी बात करेंगे, वाहित मल की। तो वाहित मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीवेज। सीवेज हिंदी में वाहित मल, इंग्लिश में सीवेज बोलते हैं। अब ये जो वाहित मल है ना, ये दो प्रकार होता है, घरेलू घरेलू होता है और एक होता है औद्योगिक। एक घरेलू और एक होता है औद्योगिक, ठीक है। तो घरेलू और औद्योगिक औद्योगिक जो वाहित मल है, इनमें फर्क क्या है भैया, सीवेज में फर्क क्या है। जो आपका घरेलू होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। लेकिन जो औद्योगिक होगा ना, उसके अंदर ऑर्गेनिक भी होगा और उसके अंदर इनऑर्गेनिक भी होगा, उसके अंदर ऑर्गेनिक भी होगा और इसके अंदर इनऑर्गेनिक भी होगा, ठीक है। अब बात करें ऑर्गेनिक जो मैटर होता है ना, जो सीवेज के अंदर जो वाहित मल है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बीओडी के। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बीओडी। अब बीओडी क्या बवाल है भैया, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है क्या, बीओडी होती है, ठीक है जी। अब बंगाल का जो आतंक है वो किससे रिलेटेड है, वो किससे रिलेटेड है, जल हाइसिंथ से। किससे रिलेटेड है, जल हाइसिंथ, इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ से वो रिलेटेड है। कौन, बंगाल का आतंक। शैवाल प्रस्फुटन, ठीक है। इस शैवाल प्रस्फुटन क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। इसमें क्या होता है भैया, जो शैवाल है कि शैवाल की क्या है, अतिशय वृद्धि हो जाती है। जो शैवाल है उसकी अतिशय वृद्धि होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फैल जाता है शैवाल जो है, वो फैल जाता है पानी के अंदर, वो फैल जाता है, उसकी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। और इससे क्या होता है, उससे क्या होता है, वो विषैला जो पदार्थ है वो निकालता है। जो एल्गल ब्लूम है, जो आपका जो शैवाल है वो क्या है, विषैला पदार्थ निकालता है। तो उस विषैल पदार्थ से क्या होता है, उससे क्या होता है, जो मछलियां होती हैं और जो जीव होते हैं पानी के अंदर वो मर जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। और इससे क्या होता है, यह जलाशयों को रंग देती है। जो जलाशय, जो जल है ना, जो पानी है, ठीक है, जो तालाब है, उसका एक अलग कलर हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से क्या फैल गया है, चारों तरफ शैवाल फैल गया है, तो उसका रंग जो है वो चेंज हो जाता है। फिर आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे किसकी, जैव आवर्धन की। किसकी बात करेंगे, जैव आवर्धन की। इंग्लिश में बात करें तो बायोमैग्निफिकेशन की। बायोमैग्निफिकेशन की क्या होता है भैया, जैव आवर्धन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि होती है। जो अविषाक्त है, मतलब इंग्लिश में बात करें टॉक्सिकेंट, ठीक है, टॉक्सिकेंट, जो जहरीला, जो अविषाक्त है, ठीक है, अविषाक्त है, ठीक है, उसकी क्या होती है, सांद्रता जो है ना उसमें वृद्धि होती है। कब होती है ये वृद्धि, ये वृद्धि कब होती है, कार्मिक पोषण स्तर पर, ठीक है, जो कार्मिक पोषण स्तर है उस पर ये वृद्धि होती है, ठीक है। सिंपल सी भाषा में बताऊं आपको मैं, तो मछली है, ठीक है, पानी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव है, ठीक है, उसको खाया मछली ने, ठीक है, छोटा सा जीव है, उसको मछली आके खा गई, ठीक है। तो अब जीव के अंदर जितना आवश्यकता थी ना, ठीक है, जितना जहर किसके अंदर था, इस जीव के अंदर था, उससे कहीं ज्यादा जहर किसके अंदर आ गया, आपकी जो मछली है उसके अंदर आ गया। अब मछली जो है ना, मछली जो है उसको खाया किसने, मछली को खा गया कौन, एक पक्षी आया, उसने मछली को खा गया, ठीक है, वो पक्षी जो है वो मछली को खा गया। अब मछली के अंदर जितना जहर था ना वो किसके अंदर चला जाएगा, अब उससे कहीं ज्यादा किसके अंदर चला जाएगा, जो पक्षी है उसके अंदर चला जाएगा। तो सांद्रता जो है ना, जो सांद्रता जो है वो बढ़ रही है, जो अविषाक्त है उसकी सांद्रता है वो बढ़ रही है, ठीक है। फिर आगे बात करें किसकी, सुपोषण की। किसकी बात करेंगे, सुपोषण की। सुपोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। सुपोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। ये होता क्या भैया, सुपोषण होता क्या है, सुपोषण ये होता है भैया कि जो आपकी जो झील है ना, जो झील है उसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक काल प्रभावन हो जाएगा। प्राकृतिक काल प्रभावन हो जाएगा मतलब एजिंग, उसकी उम्र बढ़ जाएगी। उम्र बढ़ने का मतलब क्या है भैया, आपकी जो झील है उसकी उम्र बढ़ने का क्या मतलब है, उसकी उम्र बढ़ने का सीधा सा मतलब क्या है कि उसकी जो पानी होगा ना, उसके अंदर जो पानी होगा वो कम हो जाएगा, उसकी जो गहराई है, झील की जो गहराई है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वहां पर जो झील है वहां पर मिट्टी आ जाएगी, ठीक है। कैसे होगा भैया, ये कोई एक दिन का खेल नहीं होता, इसके अंदर हजारों साल लगती हैं, बहुत साल लगते हैं, ठीक है, बहुत सारी साल लगती हैं ये सिस्टम होने में। और ये क्यों होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि के कारण, ठीक है। जो पानी है, जो झील है उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की वृद्धि होती है, उसके कारण ये जो है सुपोषण होता है। अब ये तो बात होगी हजारों सालों की, लेकिन क्या है, त्वरित सुपोषण भी होता है। त्वरित सुपोषण भी होता है, मतलब जो सुपोषण है वो जल्दी भी हो जाता है। कैसे होता है सुपोषण, जो सुपोषण है वो जल्दी कैसे होता है, क्योंकि जो भैया इंसान है ना, मानवीय जो गतिविधियां है ना, जो इंसान की जो गतिविधियां हैं उनके कारण जो सुपोषण है उसमें तेजी आ जाती है। जो मानव है, मानव क्या करता है, उद्योग लगाए हैं उसने, और उद्योग लगाए उसके नदी जो नाले हैं, ठीक है, जो उससे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है वो कहां से जा रहा है, वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है नदियों में, झीलों के अंदर, इनके अंदर जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, वहां पर क्या बढ़ रही है, नाइट्रोजन फास्फोरस बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी जो सुपोषण है वो उसके अंदर तेजी आ रही है। फिर आगे बात करते हैं, बात करेंगे एकीकृत अपशिष्ट जल उपचार की। किसकी बात करेंगे, एकीकृत
अपशिष्ट जल उपचार की बात करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये एक फोम क्या है, FOAM क्या है, ये फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श। ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ आर्कटा मार्श, इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो जल है ना उसको प्योर करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए एक तरीका निकाला। क्या तरीका निकाला इन्होंने, जल उपचार 2 चरणों में किया गया। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया, 2 स्टेज बनाई, 2 स्टेप के अंदर इन्होंने क्या किया, जल को उपचार किया। जल का उपचार किया मतलब जल को साफ किया। ठीक है, कैसे किया, पहला जो स्टेज है वो क्या है, अवसादन। पहली जो स्टेप है उसके अंदर क्या किया इन्होंने, अवसादन करवाया, सेडिमेंटेशन करवाया। अवसादन मतलब कि जो भारी जो धातु है वो सारे क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। वो क्या बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, सेडिमेंटेशन करेंगे, अवसादन करेंगे, तो जो भारी चीजें हैं वो क्या बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। अब जो पानी है उसको किसमें छोड़ा जाएगा, मार्श लैंड के अंदर छोड़ा जाएगा। ठीक है, जो कच्छ का इलाका है उसके अंदर छोड़ा जाएगा। उसके अंदर कच्छ के इलाके के अंदर क्या बना रखे हैं इन्होंने, इनके अंदर पौधे लगा रखे हैं, बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। उसके अंदर जो फंजाई है वो लगा रखी है। ठीक है, तो ऐसे करके इन्होंने एक बहुत 60 हेक्टर की क्या बना रखी है, कच्छ का इलाका बना रखा है, मार्श लैंड बना रखी है, और उसके अंदर इन्होंने पौधे लगा रखे हैं अलग अलग। उसमें से वो पानी छोड़ते हैं, उसके अंदर से वो दूषित जो जल है उसको छोड़ा जाता है, और जब वो 60 हेक्टर के बाद जब पानी निकलता है तो वो साफ निकलता है। ऐसा कुछ मॉडल इन्होंने बना रखा है। फिर बात करें इकोसैन टॉयलेट की। इकोसैन टॉयलेट जो है वो कहां पर है, केरला और श्रीलंका के अंदर। कहां पर है, केरला और श्रीलंका के अंदर इकोसैन टॉयलेट है। ये इकोसैन टॉयलेट क्या होता है भैया, इनके अंदर जो फ्लश करते हैं ना, अपन फ्लश करते हैं, उसके अंदर पानी का प्रयोग में नहीं लिया जाता। जो फ्लश करते हैं उसके अंदर पानी प्रयोग में नहीं लिया जाता। तो ये केरला और श्रीलंका के अंदर है। ठोस अपशिष्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं, सॉलिड वेस्ट है ना उसकी बात कर लेते हैं। ठोस जो अपशिष्ट होता है, तो इसके अंदर ठोस अपशिष्ट के अंदर कौन सी चीजें आती हैं, वो सभी चीजें जो अपन कचरे में फेंक देते हैं। वो किसके अंदर आती हैं, ठोस अपशिष्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, अपशिष्ट को अपन को क्या है, वर्गीकृत करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए अपन को, जो अपशिष्ट है उसका वर्गीकृत करना चाहिए। कैसे करना चाहिए भैया, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग करना चाहिए। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है, जैव निम्नीकरण जो योग्य है ना, जैव जो निम्नीकरण योग्य है मतलब बायोडिग्रेडेबल है, उसको अपन को अलग से उसको इकट्ठा करना चाहिए। ठीक है, और जो पुनश्चक्रण जो योग्य है मतलब रिसाइक्लेबल जो है ना उसको अलग रखना चाहिए। ठीक है, जो जैव निम्नीकरण अयोग्य है उसको अलग रखना चाहिए, मतलब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग रखना चाहिए। तो तीनों कैटेगरीज में अगर अपन रखेंगे ना तो आसानी रहेगी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिग्रेड हो सकता है, मतलब उसका निम्नीकरण हो सकता है। ठीक है, जो रिसाइकल है उसको रिसाइकल में दे देंगे तो वहां पर वो रिसाइकल हो सकता है। और जो अयोग्य है, ठीक है, जो अयोग्य है, जैव निम्नीकरण अयोग्य है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, अलग रख सकते हैं, ताकि उसको अलग तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें अपन को करना चाहिए। फिर क्या है, ई वेस्ट। एक है ई वेस्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सीधी सी भाषा में बताऊं तो आप जो मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर चलाते हो, ये सारी चीजें क्या है, इनका जो मतलब खराब हो गई, फिर क्या करते हो आप इसको ऐसे फेंक देते हो, तो वो क्या होता है, वो जमा हो जाता है, ई वेस्ट की तरह वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है, जो विकसित देश है ना, वहां पर जो ई वेस्ट है ना वो बहुत बनता है, क्योंकि इन लोगों के पास पैसा बहुत है, तो मोबाइल के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, तो मोबाइल फेंक दिया उन्होंने। तो फेंक दिया तो क्या करते हैं फिर, जो ये विकासशील जो देश है ना, विकसित देशों के अंदर वो फेंक देते हैं, सही। ठीक है, तो क्या बढ़ जाता है, उससे ई वेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, ई वेस्ट बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, जो ये विकासशील देश है, विकासशील देश कौन से, भारत, पाकिस्तान, ये क्या करते हैं, उस जो कूड़े कचरे को है ना, जो ई वेस्ट है उसको अपने देश के अंदर लेके आते हैं और उसे क्या करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं। क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, रिसाइकिल करते हैं। अब रिसाइकिल के अंदर दिक्कत क्या है कि अपने जो विकासशील देश है यहां पर से वो काम है वो मशीन से भी होता है और वो मैनुअली भी होता है, मतलब जो मजदूरों से भी होता है वो। ठीक है, मशीन से भी होता है, मशीन अपने पास इतनी है नहीं है, तो मजदूरों से भी होता है वो काम। और जो मजदूर जब वो रिसाइकिल का काम करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी जो है जहरीली गैस निकलते हैं, और जहरीली गैस से क्या होता है, वो नुकसान करते हैं उन मजदूरों को। ठीक है, ये दिक्कत है। और जो विकसित देश है वहां पर तो सारा काम मशीन से हो जाता है, तो वो मशीन से क्या कर लेते हैं, इसको रिसाइकिल कर लेते हैं। अब बात करें प्लास्टिक अपशिष्ट जो के उपचार की बात कर लेते हैं। जो प्लास्टिक जो अपशिष्ट है उसके उपचार का एक अपने केस स्टडी दे रखी है, एक अध्ययन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो वो क्या है, एक व्यक्ति है अहमद खान नाम के, बेंगलोर के व्यक्ति हैं। उन्होंने क्या किया, पॉली बनता है, किससे बनता है, जो प्लास्टिक का वेस्ट है उससे दाने से बनते हैं प्लास्टिक के, उसको पॉली ब्लेंड बोला जाता है। ठीक है, तो उस पॉली ब्लेंड प्लस ब्यूटेमन, ठीक है, पॉली ब्लेंड और ब्यूटेमन को साथ में मिलाकर बेंगलोर में इन्होंने क्या बनाई, सड़क बनाई। तो प्लास्टिक की सड़क बन सकती है, तो इससे प्लास्टिक जो है उसका यूज कम हो सकता है ना, मतलब प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो कम हो सकता है।
फिर आगे चलते हैं, कृषि रसायन और उसके प्रभाव। कृषि में रसायन और उसके प्रभाव, सीधी सी बात है, आप कृषि के अंदर यूरिया डालोगे बहुत सारी, ठीक है, मतलब जो रासायनिक जो उर्वरक है वो डालोगे, और जो आपकी पेस्टिसाइड है वो डालोगे, ठीक है, जो पीड़कनाशी है वो डालोगे, तो क्या होगा उससे क्या होगा, जो आपकी जो मिट्टी है ना, मिट्टी की जो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी, उसके अंदर क्या हो जाएगी, जो महत्वपूर्ण जो मिट्टी के जो घटक है उनकी जो है क्या होगी, क्षरण होगा, उनका क्या होगा, क्षरण हो जाएगा, और मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी, जो मिट्टी है जो उसका जो उपजाऊपन है वो कम हो जाएगा। तो उसके अंदर ज्यादा जो केमिकल जो है ना, फर्टिलाइजर्स वो नहीं डालने चाहिए। अब इसमें भी एक केस स्टडी है, एक अध्ययन दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, कौन है, रमेश चंद्र डागर, एक किसान है, कहां के हैं, सोनीपत हरियाणा के किसान है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जैविक खेती की, इन्होंने क्या की, जैविक खेती की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की इन्होंने, ठीक है, और हरियाणा के अंदर क्या बनाया, हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया इन्होंने, क्या बनाया, हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया, और इसके अंदर 5,000 से ज्यादा मेंबर हैं, ठीक है। फिर आगे चला जाए, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, रेडियो सक्रिय जो अपशिष्ट है, मतलब रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसकी बात कर लेते हैं। ये भैया मतलब जो न्यूक्लियर की बात होती है ना, कि न्यूक्लियर बम बना लिया, तो न्यूक्लियर जो मतलब जो चीजें होती है उनको मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, उस वेस्ट को मैनेज करने में बहुत सारी दिक्कत आती है। क्या आती है भैया, कि इसके अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो आकस्मिक रिसाव, ठीक है, आकस्मिक रिसाव, कभी भी ये मतलब रिसाव हो सकता है इसके अंदर। तो इसके दो केस हैं, कौन कौन से केस हैं भैया, एक तो है 3 माइल आइलैंड के नाम से केस फेमस है इसका, और एक है चन्नोबाइल की घटना, ठीक है, एक चन्नोबाइल की घटना हुई थी, और एक है 3 माइल आइलैंड, ठीक है, ये दो केस है जिसके अंदर रिसाव हुआ था। एक इसको सुरक्षित निपटान करने के लिए, मतलब इसका सेफ डिस्पोजल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, धरती के अंदर 500 मीटर नीचे इसको गाड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके इसका क्या है, प्रभाव कम होगा इसका न्यूक्लियर का, ठीक है। फिर आगे चलो जी, अब बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का निम्नीकरण। जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसका निम्नीकरण कैसे हो रहा है। देखो ये पोल्यूशन हो रहा है, ये तो सारी बातें ठीक है, मान ली ये बातें तो ठीक है, लेकिन और भी अपन क्या अपनी वजह से, जो इंसान है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन है उनकी कमी हो रही है। कैसे हो रही है, देखो अपन क्या करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात तो अपन अनुचित प्रयोग करते हैं, जो अपन को चीज मिल रही है ना उसका अपन मतलब भरपूर मात्रा में उसका उपयोग करते हैं, चाहे नहीं करना हो ना तो भी अपन उसका उपयोग करते हैं, मतलब खराब करते हैं चीजों को, तो अनुचित प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, अनुचित अनुसरण के कारण, ठीक है, अपन अनुरक्षण जो है मतलब उसका मैनेजमेंट जो है ना अपन अच्छे से नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो अनुचित अनुरक्षण अपन मतलब उसका मैनेजमेंट अपन अच्छे से नहीं कर पा रहे, जो अपन को संसाधन मिले हैं उनका अपन मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे। और क्या कारण है, इससे क्या हो रहा है, मृदा अपरदन, क्या हो रहा है, मृदा अपरदन, क्या होता है, सोइल इरोजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन, मतलब मिट्टी का कटाव। किससे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, ठीक है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण, इंग्लिश में बात करें तो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। जलाक्रांति क्या है, वाटर लॉगिंग, बहुत सारा पानी डाल रहे हो आप धरती के अंदर, तो वो मतलब खेतों के अंदर बहुत ज्यादा पानी लगा रहे हो आप ढंग से, अगर आप मतलब जहां पर पानी की मतलब आप फुहारों से पानी दे सकते हो, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, बहुत सारा पानी ऐसे डाल रहे हो, ठीक है, मतलब कोई जरूरत नहीं फसल को, लेकिन फिर भी पानी डाल रहे हो, तो उससे क्या होता है, वाटर लॉजिंग की हो जाती है, ठीक है, वाटर लॉजिंग हो जाती है, जलाक्रांति आ जाती है, मतलब जो फसल मतलब जो मिट्टी है वहां की उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसके अंदर क्या जाती है, मृदा लवणता आ जाती है, ठीक है, उसके अंदर नमक की मात्रा हो जाती है, उस जो मिट्टी है उसके अंदर। चलो जी, फिर आगे बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की। किसकी बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस की। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है भाई, और यहां पर क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये गैसेस के नाम आपको याद रखने हैं और कौन सी कितनी होती है वो याद रख लो, बस दैट्स इट, ठीक है। उसके अंदर क्या करना है, CO2 जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, मीथेन होती है इसके अंदर, CH4, CFC, N2O, ये गैसेस हैं, ये कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैसेस, इन्हीं को बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा CO2 होती है, कितनी होती है भैया, 60% होती है। CH4 जो मीथेन है वो कितनी होती है, 20% होती है। CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कितनी होती है, 14% है, और जो N2 है वो कितनी होती है, 6% है। तो ये सीक्वेंस आप याद रख लेना। फिर आगे चलते हैं, किसकी बात करेंगे, ओजोन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं भैया, ओजोन की बातें कर लेते हैं, ठीक है, ओजोन लेयर की बात कर लेते हैं। तो ओजोन कहां होती है, समताप मंडल के अंदर होती है। कहां पर होती है, समताप मंडल के अंदर होती है, मतलब इंग्लिश से बात करें तो कहां होती है, स्ट्राटोस्फेयर के अंदर। कहां होती है, स्ट्राटोस्फेयर में पाया जाता है ओजोन, ठीक है। इसको नापने की जो यूनिट है वो, मापने की जो यूनिट है वो क्या है, मापने की जो यूनिट है वो क्या है, डोब्सन यूनिट है। क्या है, डोब्सन यूनिट है, ठीक है, मापने की इकाई क्या है, डोब्सन यूनिट। देखो इसको शॉर्ट में DU भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आया है एग्जाम के अंदर, ठीक है। CFC द्वारा ओजोन का निम्नीकरण होता है। जो CFC जो है ना, जो आपके AC फ्रीज इनसे निकलती है, उससे क्या होता है, निम्नीकरण हो रहा है, किसका, ओजोन का निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है।
ओजोन होल आपने सुना होगा, ओजोन का जो छिद्र है वो आपने सुना होगा, कहां पर है वो, अंटार्कटिका के अंदर ओजोन छिद्र बना हुआ है। ठीक है, रोग की बात करें तो ये भैया ओजोन छिद्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, जो आपने सुना होगा यूवी रेडिएशन, ठीक है, वो आ जाएंगी और उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या होगा, त्वचा का कैंसर हो जाएगा। ठीक है, त्वचा मतलब स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हीम अंधता हो जाएगी, इंग्लिश में बात करें तो स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियां होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो है एक तो अच्छी ओजोन होती है और एक खराब ओजोन होती है। तो दो टाइप की ओजोन होती है, एक अच्छी ओजोन है और एक खराब ओजोन है। अच्छी ओजोन कौन सी है भैया, अच्छी ओजोन है कौन सी, जो समताप मंडल के अंदर रहती है ना, जो समताप मंडल के जो है अंदर है ना, वो कैसी है, अच्छी ओजोन है। और जो क्षोभ मंडल के अंदर है ना, जो क्षोभ मंडल के अंदर है वो कैसी है, खराब ओजोन है। ठीक है, क्षोभ मंडल वाली कौन सी है, खराब ओजोन है। और जो कहां पर है, समताप मंडल के अंदर, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर है, वो कहां पर है, वो कैसी है, अच्छी ओजोन है। और जो ट्रोपोस्फीयर के अंदर है, ठीक है, वो कहां सी है, खराब ओजोन है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं भैया, बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। किसकी बात करेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। इसके अंदर आपको याद रखने वाली बात सिर्फ यही है कि ये किससे संबंधित है, ये ओजोन से संबंधित है। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है। और ये कब साइन हुआ, इस पर हस्ताक्षर कब हुए, हस्ताक्षर कब हुए इस पर, 1987 के अंदर। 1987 के अंदर क्या हुए, हस्ताक्षर हुए। देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, वापस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आपका जो ओजोन है उससे संबंधित है। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर कब हुए, 1987 के अंदर। ठीक है, और ये प्रभावी कब हुई, 1989 के अंदर। तो साइन कब हुआ, ठीक है, 1987 के अंदर, 1987 के अंदर। और प्रभावी कब हुआ, 1989 के अंदर। ठीक है, फिर बात करें वन की बात कर लेते हैं। तो भारत के अंदर जो जंगल है, वन है, वो कितना था, पहले कितना था, 30% था, और अब कितना बचा है, 21.54%। ठीक है, 21.54% बचा है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय जो वन नीति है, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है कब आई, 1988 के अंदर भारत की एक राष्ट्रीय वन नीति आई, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, एनएफपी। ठीक है, तो जो भारत की जो वन नीति है, ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति है, उसके अनुसार, ठीक है, उसने क्या किया, उसने कहा भैया, उसने सिफारिश की, उस जो वन नीति आई उसने सिफारिश की कि भैया जो मैदानी इलाके हैं ना, जो मैदानी इलाके हैं वहां पर 33% जंगल होना चाहिए। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर कितना होना चाहिए, 33% जंगल होना चाहिए। और जो पर्वतीय इलाके हैं, ठीक है, जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर कितना होना चाहिए, 67%, 67% जंगल होना चाहिए। ठीक है, जो मैदानी इलाके वहां पर 33%, जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर 67% क्या होना चाहिए, जंगल होना चाहिए। अब बात करें वनोन्मूलन की, बात कर लें। वनोन्मूलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन, मतलब जंगल की कमी होना, वन की कमी होना। तो ये भैया इसके अंदर सबसे क्या है, एक तो है उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध का किसको बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रॉपिक्स को। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन है वहां पर क्या है, 40% वनोन्मूलन हुआ है। ठीक है, और जो शीतोष्ण जो है मतलब टेम्परेट रीजन जो है, शीतोष्ण जो क्षेत्र है उसके अंदर 1% किसकी कमी आई है, वनों की कमी आई है। अब बात करें, एक है काटो और जलाओ कृषि, एक होती है काटो और जलाओ कृषि, या फिर इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं, झूम कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, झूम खेती भी बोलते हैं इसको, काटो और जलाओ कृषि, या फिर इसको झूम खेती भी बोलते हैं। और इससे क्या होती है भैया, इससे जंगलों में क्या हो रहा है, कमी आ रही है, वनोन्मूलन हो रहा है। इससे कैसे हो रहा है भैया, ये लोग क्या करते हैं, जंगल देखते हैं, ठीक है, जंगल देख लिया, अब उसको क्या करते हैं, काटते हैं। उस जंगल में जितने पेड़ होते हैं उसको काट देते हैं, जंगल को काट दिया, अब जो छोटा जो घास वास है उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। उसके बाद उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। अब जो खेती हो गई, उसके बाद में उस जमीन की जब उपजाऊपन जो है वो कम हो जाएगा, उसके बाद में क्या करते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं और दूसरे जंगलों को फिर चले जाते हैं, दूसरे जंगल में काटते हैं, फिर दूसरे जंगलों को काट दिया, उसके अंदर भी ऐसे करते हैं, उसको जला देते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर खेती करते हैं। तो ऐसे करते हैं, तो उसे क्या, जंगलों की कमी हो रही है, तो जंगलों के अंदर, वनों के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, वनोन्मूलन हो रहा है। तो ये कहां पर सबसे ज्यादा देखा गया है, ये देखा गया है भैया जो भारत के उत्तर पूर्वी जो राज्य है ना, जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर ये खेती देखी गई है, झूम खेती है, ये देखी गई है। अब ये कुछ क्या है, ये कुछ ईयर है, ठीक है, ये कुछ ईयर है, जो सन है वो आपको याद रखनी है। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। चैप्टर के अंदर जितनी भी ये साल दे रखी हैं वो मैंने एक साल उठाकर यहां डाल दिया है, तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। ठीक है, तो पर्यावरण जो अधिनियम है वो कब आया, 1986 के अंदर। पर्यावरण अधिनियम कब आया, 1986 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1988 के अंदर आई। वायु प्रदूषण जो है वो कब आया, 1981 के अंदर। वायु प्रदूषण जो एक्ट है वो कब आया, 1981 के अंदर आया। और वायु प्रदूषण के अंदर ध्वनि प्रदूषण कब जोड़ा गया, वायु प्रदूषण के अंदर ध्वनि प्रदूषण
पोल्यूशन मतलब शोर नॉइज पोल्यूशन कब जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 1987 के अंदर। कब जोड़ा गया, 1987 के अंदर जोड़ा गया। संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, संयुक्त वन प्रबंधन क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, भैया सरकार ने बोला कि भैया हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपको लोगों का साथ लेना पड़ेगा, लोगों को साथ देना पड़ेगा, तभी अपन जंगल है उनको बचा सकते हैं, उनका अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सरकार ने क्या स्कीम चलाई कि जो लोकल जो लोग है ना, जो गाँव के जो लोग हैं, जो कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके साथ में मिलकर क्या किया कि जो अपन साथ में मिलकर, सरकार प्लस जो गाँव के लोग हैं उनके साथ में मिलकर अपन जंगल को बचाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये संयुक्त वन प्रबंधन आया। कब आया, 1980 के अंदर आया। फिर आया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कब हुआ, 1974 के अंदर। 1974 के अंदर चिपको आंदोलन हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि भैया बहुत सारे जो ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया कि हमें भाई बिल्डिंगे बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जंगल काटना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया, जो पेड़ हैं उनके वो चिपक गए, पेड़ों के चिपक गए तो फिर को काट नहीं पाए, तो उन्होंने क्या दिखाई, बहादुरी दिखाई। तो ये चिपको जो आंदोलन है ये कब हुआ था, 1974 के अंदर हुआ था। ठीक है, फिर एक अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ये कब हुआ, 1931 के अंदर, सॉरी 1731 की बात है, सॉरी 1731 के अंदर हुआ। क्या हुआ, अमृता देवी बिश्नोई है, ये कहाँ की है, जोधपुर राजस्थान से है। ठीक है, और क्या हुआ, वहां के जो राजा थे उनको घर बनाना था, उनको महल बनाना था, उसके लिए चाहिए थी लकड़ी चाहिए थी। तो लकड़ी के लिए क्या करा, उन्होंने क्या बोला कि जंगल के काट के ले आओ। ठीक है, जंगल को काट के ले आओ। ठीक है, तो अपनी जो सेना है उसको भेज दिया, सेना को भेजा। तो वहां पर जो अमृता देवी बिश्नोई है इन्होंने वो काटने नहीं दिया, और क्या किया, जो पेड़ है उनको बोला कि हम पेड़ों के चिपक गई, उनको गले लगा लिया पेड़ों को, और कहा कि उनको पेड़ों को काटने से पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा। तो इनकी जो लड़कियां थी, ठीक है, ये स्टोरी हिंदी की बुक्स में आती है। ठीक है, तो इसकी जो लड़कियां थी, जो अमृता देवी बिश्नोई है, इनकी जो बेटियां थी, उन्होंने भी वो पेड़ों को गले लगा लिया, और जो उनके साथ में और भी लोग थे अमृता देवी बिश्नोई के साथ में, उन्होंने भी पेड़ों को गले लगा लिया। तो जो सेनापति था उसने जाके राजा को बोला कि उन्होंने तो वो पेड़ की चिपक रही हैं, और उन्होंने बोला कि हम पहले हमें काट दो, अगर पेड़ों को काटना है तो राजा ने आदेश दिया कि उनको भी काट दो साथ में, उनको भी काट दो साथ में। तो फिर लोगों ने, जो सेनापति थे, उन सेना को आदेश मिला, और सेना ने पेड़ों के साथ साथ में अमृता देवी बिश्नोई, उनके साथ में जो लोग थे उनको सबको साथ में काट दिया था। ठीक है, तो ये हुआ था कब, 1731 के अंदर हुआ था। और अभी भारत के अंदर अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है पूरी। तो ये कब हुआ, 1731 के अंदर हुआ। अब बात करें सीएनजी बसेस की, तो सीएनजी बस कब आई, दिल्ली के अंदर बात हो रही है। दिल्ली के अंदर 2002 के अंदर, दिल्ली के अंदर 2002 के अंदर सीएनजी बस लागू कर दी थी। जो पेट्रोल डीजल वाली बस है वो पूरी तरह बंद कर दी थी, और जो सीएनजी बसेस है वो ही चलती थी, 2002 से स्टार्ट करती थी। ठीक है, फिर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपको बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन से संबंधित है। और ये साइन कब हुआ, हस्ताक्षर कब हुआ, 1987 के अंदर, और प्रभावी कब हुआ, 1989 के अंदर ये प्रभावी हुआ। तो ये सारा आपका चैप्टर है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको जैसा भी लगा चैप्टर वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी बता देना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना, कि वहां पर नोट्स मिलेंगे आपको। और ये नोट्स एग्जाम से पहले आपको बहुत मदद करने वाले हैं, मेरी बात मान लो, बहुत मदद करेंगे आपको। तो ज्वाइन जरूर से कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।